मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम अकाउंट के में पढ़ने वाले हैं लेखांकन समीकरण। क्या है लेखांकन समीकरण जानते हैं। लेखांकन समीकरण को जानने से पहले हमने लेखांकन की कुछ अवधारणाएं पढ़ी। ये अवधारणा याद है क्या आपको? द्विपक्षीय अवधारणा, लेखांकन की द्विपक्षीय अवधारणा। क्या था द्विपक्षीय अवधारणा में कि प्रत्येक व्यवसायिक लेन देन में दो पक्षकार होते हैं। एक पक्षकार कुछ पाने वाला होता है तो दूसरा पक्षकार उस देने वाला होता है। एक पक्षकार को डेबिट किया जाता है तो दूसरे पक्षकार को क्रेडिट किया जाता है, और जितनी राशि से डेबिट किया जाता है उतनी राशि से क्रेडिट भी किया जाता है। ये द्विपक्षीय अवधारणा थी, ठीक है। और द्विपक्षीय अवधारणा के कारण एक लेन देन का व्यवसाय के डेबिट और क्रेडिट पर एक समान प्रभाव पड़ता था। पढ़ा था ना हमने, एक समान प्रभाव पड़ता था। मैं बताता हूं, आपने एक लेन देन किया जिसमें आप लिखते हो पाने वाले को डेबिट करो और देने वाले को क्रेडिट करो। ये हमारा अकाउंटिंग में जब एंट्रियां करेंगे ना तो खातों के प्रकार और एंट्रियां सब हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो इसमें मान लो आपने 1,00,000 रुपए का माल बेचा, तो आपके पास माल बेचा है उधार, ठीक है। तो जिस व्यक्ति को माल बेचा वो पाने वाला है ना, तो पाने वाला वो व्यक्ति मान लो कमल है, तो आप लिखेंगे कमल्स अकाउंट डेबिट और टू सेल्स, ये एंट्री की है आपने। अब यहां पर जितनी राशि से डेबिट हुआ है एक खाता, दूसरा खाता उतनी राशि से क्या हुआ? क्रेडिट हुआ। तो द्विपक्षीय अवधारणा के आधार पर क्या होता है, प्रत्येक व्यवसायिक लेन देन का एक व्यवसाय के लेखों पर डेबिट और क्रेडिट में समान प्रभाव पड़ता है। और द्विपक्षीय अवधारणा के कारण ही, द्विपक्षीय अवधारणा के कारण ही क्या होता है, हमारी बैलेंस शीट का टोटल बराबर मिलता है। बैलेंस शीट का टोटल बराबर मिलता है। और बैलेंस शीट की मदें होती है, बैलेंस शीट में जो मुख्य मदें होती हैं वो होती है एसेट्स, कैपिटल और लायबिलिटीज। ये लेखांकन की प्रमुख मदें हैं, किसकी? बैलेंस शीट की। और जब बैलेंस शीट की मदों को एक समीकरण के माध्यम से प्रस्तुत किया जाता है तो उसे लेखांकन समीकरण कहते हैं। तो लेखांकन समीकरण का अर्थ क्या है? आप क्या लिखेंगे? बैलेंस शीट को हिंदी में कहते हैं चिट्ठा, तो लिखेंगे चिट्ठे की मदों को जब समीकरण के रूप में प्रस्तुत किया जाता है तो उसे लेखांकन समीकरण कहते हैं। जब चिट्ठे की मदों को एक समीकरण के रूप में
प्रस्तुत किया जाता है तो उसे लेखांकन समीकरण कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं इस समीकरण को लिखता हूं, असेट्स और दूसरे साइड में होता है कैपिटल प्लस लायबिलिटीज। ये हमारी लेखांकन समीकरण है। बैलेंस शीट में एक तरफ असेट्स होती है और दूसरी तरफ लायबिलिटीज होती है, और लायबिलिटीज में दो प्रकार के लायबिलिटीज होते हैं, कैपिटल लायबिलिटीज और एक अदर लायबिलिटीज, जिसको आउटसाइडर लायबिलिटीज बोलते हैं, एक्सटर्नल लायबिलिटीज बोलते हैं। ठीक है, तो लायबिलिटी साइड की दो मदे है, कैपिटल और लायबिलिटीज, इन दोनों का टोटल असेट्स के बराबर होता है। इसको अगर हम समीकरण के रूप में लिखते हैं तो इसे क्या कहा जाएगा? लेखांकन समीकरण। क्या कहा जाएगा इसको? लेखांकन समीकरण। आया समझ में? ये तो है लेखांकन की मूल समीकरण। क्या है लेखांकन की? ये मूल समीकरण है। लेकिन देखो, मैं इस समीकरण को थोड़ा सा हल करता हूं। ये कैपिटल राइट हैंड साइड में अगर मैं ट्रांसफर करके इधर लाऊं तो माइनस की होगी कि नहीं होगी? और राइट हैंड में क्या बच गया फिर? लायबिलिटीज। तो ये इस समीकरण को भी लेखांकन समीकरण ही कहा जाता है, क्योंकि आधारभूत समीकरण को हमने थोड़ा सा चेंज करके लिख दिया। ये भी क्या है? लेखांकन समीकरण। अगर हम इसको लिखें, जैसे मैंने लिख दिया यहां असेट्स, अब मैं कैपिटल की जगह लायबिलिटीज को इधर लाता हूं लेफ्ट में, तो लायबिलिटीज क्या हो जाएगा? माइनस, और इधर क्या बच जाएगा? कैपिटल। ये भी क्या है? लेखांकन समीकरण है। तो तीनों ही लेखांकन समीकरण है, लेकिन मेन आधारभूत समीकरण ये है, ध्यान रखना। अब लेखांकन समीकरण में ध्यान रखना, कोई भी लेन देन होता है उसका लेखांकन के समीकरण के लेफ्ट और राइट हैंड दोनों पर बराबर प्रभाव पड़ता है। अगर इधर कोई दायित्व बढ़ेगा तो इधर असेट्स भी क्या होगी? बढ़ेगी। अगर किसी लेन देन के परिणाम स्वरूप असेट्स में कमी होती है तो लायबिलिटीज में भी क्या होगी? कमी। अब एक मत कौन सी जुड़ने और घटने पर कमी वृद्धि होती है वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ने वाले हैं। तो आज ये लेखांकन समीकरण छोटा टॉपिक था, समझ में आया होगा आपको। थैंक यू।